गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो तक हम इस चैप्टर का एक अध्याय खत्म कर चुके थे जिसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा था। और उसमें हमने बेसिकली क्या देखा था कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ जो हम सहयोग कर रहे थे उससे हमने विरक्ति ली थी, हमने उनको सहयोग करना बंद कर दिया था। इस पार्ट में हम बेसिकली पहले हम एक स्केलेटन तैयार करेंगे कि 1921 से लेकर, है ना, जो 21 में आपको पता है कि जनवरी 1921 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो जनवरी 1921 से लेकर 1930 के बीच में एक बार हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और उन डेट्स को हम जो इम्पोर्टेंट है, जो लोकेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैप वर्क के लिए, उनको हम एक बार समझेंगे। बेसिकली इसमें हम एक बेस बनाएंगे और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी जो आपका टॉपिक है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये किस तरीके से डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। जो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का था उसी में मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन में सिर्फ हम सहयोग नहीं कर रहे थे और जो सिविल डिसोबीडियंस है उसमें हम कहीं ना कहीं उनके कानूनों की भी अवहेलना कर रहे थे, है ना, उनको भी हम तोड़ रहे थे। तो दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस में जब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद जनवरी 1921। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो जनवरी 1921 में आप सबको पता है नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ और विद द इंसिडेंस ऑफ चौरा चौरी, है ना, जो यूपी में है, गोरखपुर में, वहां जो फरवरी 1922 में हुआ, यानी कि अगली डेट क्या है, फरवरी 1922, राइट। तो उसमें एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर थर्ड जो है दैट इज अगेन जनवरी 1923, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, जनवरी। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी, एक स्वराज पार्टी है जो विद इन जो कांग्रेस है, वो लोग जो, जैसा कि लास्ट में आपने देखा था कि जो बॉयकॉट किया था इलेक्शन का, उसके खिलाफ थे कुछ लोग, इसलिए वो नॉन कॉपरेशन के लॉन्च के भी खिलाफ थे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने मिलकर सीआर दास इसमें और आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक अलग से पार्टी स्टैब्लिश की जो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी, ये कहीं ना कहीं पक्ष में थे एक काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस के। और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं कि वो एक डोमिनियन स्टेट है, कि इंग्लैंड का ही जो यूनियन जैक है वहां पर काम कर रहा है, यानी कि उनके अंडर में उनको स्वतंत्रता दे दी गई, जैसे स्कॉटलैंड वगैरह को मिली हुई है। तो डोमिनियन स्टेटस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है वो। तो इस तरीके के और वो इलेक्शन, और वो ये सोचते थे कि हम जो आईएलसी है उसके अंदर बैठकर हम जो भी अंग्रेज कानून बना रहे हैं उनका हम बेहतर तरीके से विरोध कर सकते थे। तो उनकी भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सोच ठीक थी। तो जैसे हम 23 के बाद हम 28 में आते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने कई बार नाम सुना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज साइमन कमीशन। और जो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बताया था मैंने, है ना, जो दिसंबर में आया था 19 में, उसके तहत नवंबर 1920 में इलेक्शन होने थे जिसका बाइकआउट कर दिया गया था, राइट। सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया था, वो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस मद्रास में, नॉन ब्राह्मण्स वाली। आई होप यू रिमेम्बर। तो इस तरीके से ये एक वो पार्टी थी जो कहीं ना कहीं इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसमें, उसके तहत जो इलेक्शन प्रोसीजर समझाया गया था, जो भी सहूलियतें दी गई थी, जो नए लॉज बनाए थे कि इस तरीके से इलेक्शन होगा, उसी को रीइंटरप्रेट करने के लिए एक साइमन कमीशन भारत में आया था जिसके 7 मेंबर्स थे। दुर्भाग्य उस का ये था, या फिर उसका इतना ज्यादा विरोध इसलिए हुआ जिसमें लाला लाजपत राय 1928 में, आप सबको पता है लाला लाजपत राय साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के जब नारे लगा रहे थे तो उनके ऊपर डंडों से जो है वार किया गया था और जिसके तहत 14 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन ये वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है। पहली चीज तो आपको याद रखना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था दिसंबर में, उसी को रीइंटरप्रेट करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। 7 के 7 सर जॉन साइमन इसके हेड थे, राइट। तो इसी में 28 में आपको लाला लाजपत राय की डेथ। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत सारी तो नहीं, काफी लिमिटेड ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। और अगर हम क्लास में होते हैं, क्योंकि बेटा क्लास में मुझे मतलब एज अ टीचर सभी टीचर्स को ये पता चल जाता है कि कौन से बच्चे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे मैं इसी टॉपिक को आपको बहुत एलोबरेट तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज आपको और माइन्यूटली मैं आपको बताता, लेकिन क्योंकि हमारी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं इसलिए मैंने बहुत
लिमिटेड ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसमें, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाएगा आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 1928 में हमें याद रखना है, एक तो साइमन कमीशन भारत में आया था, है ना, 7 मेंबर सर जॉन साइमन, जब हम इसको आगे देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे, और डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। अब बारी आती है 1929 की। यहां पर आपको प्यारे बच्चों, एक जिस भी बच्चे ने इतिहास पढ़ा है, मैं ऐसा मानता हूं कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को 3 चीजें जरूर याद होनी चाहिए। एक तो 1857, और वैसे तो काफी डेट्स है लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आई एम वेरी सॉरी, 1857 से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1757, है ना, प्लासी का जो वॉर हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उसके बाद ही भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया था। तो प्लासी आपको पता होना चाहिए 1757, और दूसरी जो आपको इंपॉर्टेंट डेट पता होनी चाहिए दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड, और थर्ड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज जो एक पूरी दुनिया में एक मंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस जिसको बोलते हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, वो इतना भयंकर था प्यारे बच्चों, उसकी एग्जैक्ट डेट अगर आप पूछेंगे तो 24 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इसमें क्या हुआ था कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी, सप्लाई मतलब जैसे अगर हमें मान लो एक टीवी की जरूरत है तो वहां पे 1000 टीवी आपके सामने, तो खरीदने वाले वहां पे कम हो जाते हैं। तो इसके कारण ये इकोनॉमिक का एक सिद्धांत है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो इस वजह से एक बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, बहुत लोग इसमें मर गए थे प्यारे बच्चों। और अमेरिका की जो टोटल जो उसकी जीडीपी अगर आप समझे, टोटल उसकी जो इकोनॉमिक थी यूएसए की, एक हफ्ते के अंदर ही वो आधी हो गई थी। आप समझ सकते हैं, अगर उनके पास 100 रुपए थे तो वो एक हफ्ते के अंदर 50 रुपए रह गए थे प्यारे बच्चों। तो ये एक बहुत ही बड़ा, है ना, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वॉल स्ट्रीट यूएसए से, राइट। तो वहां से ये इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको बेटा हमेशा याद रखना है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं एड ऑन करता हूं कि लॉर्ड इरविन, इस समय जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हो रहा था, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, राइट। तो भारत के गवर्नर जनरल का टेन्योर क्या था, 1926 से लेकर 1931 तक, यानी कि जो भी चीजें हम ये अभी पढ़ रहे हैं, है ना, बेसिकली 26 के बाद, ये सारी की सारी आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड कहीं होना चाहिए कि लॉर्ड इरविन जो है इस समय आपके गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल ये इसलिए भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इनके साथ बहुत सारे आप इनका नाम बार बार सुनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टाइम लाइन क्या है उसका, है ना, तो कब से कब तक रहे। तो जो लॉर्ड इरविन है, इन्होंने 2 चीजें, एक वेग ऑफर दिया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सारे यूनाइट होके मतलब कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे सरकार का। तो उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन को लगा कि मुझे इनको एक वेग ऑफर दे देना चाहिए। वेग मतलब जो पूरा कंक्रीट नहीं है, वैसे ही उसमें क्या क्या दिया था इन्होंने, एक तो ये दिया था कि भाई हम डोमिनियन स्टेट देंगे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस, राइट। डोमिनियन स्टेट अगेन वही, यानी कि उनके अंडर में रहेंगे लेकिन हम अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल मामलों में यानी कि हम सॉवरन नहीं होंगे, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉवरन, है ना। तो हम सॉवरन नहीं रहेंगे, एक तो डोमिनियन स्टेट, और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन, ये 3 हुई थी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली वाली में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इनका जो टाइम लाइन है वो बेटा 1930 से स्टार्ट होता है, यानी कि जो इन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने ये वेग ऑफर दिया था, तो अगले साल 30 में ये कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है, जो 30 के एंड से लेकर यानी कि नवंबर से जनवरी 1931 तक पहली चलती है, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी ने नहीं किया। लेकिन जो 1931 में दोबारा होती है नवंबर से दिसंबर के बीच में, उसमें गांधी जी वहां पर गए थे, राइट। और उसके बाद थर्ड होती है 1932 में, यानी कि पहली जो है वो 30 से 31 के बीच में है, क्योंकि नवंबर से जनवरी है, फिर 31 के एंड में है, और फिर 32 के एंड में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें से एक में कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था, सिर्फ सेकंड वाले में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ये आपको ध्यान रखना है 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो 2 वेग ऑफर कौन कौन से दिए थे लॉर्ड इरविन ने, एक तो डोमिनियन स्टेटस का दिया था, और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक आवेदन दिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। फिर आप एक चीज देखोगे प्यारे बच्चों, 1929 में 2 हो गई वर्ल्ड वाइड जो आपको याद ही रखना है, फिर लॉर्ड इरविन ने 2 चीजें दी, वेग ऑफर। अब जो तीसरी चीज याद रखनी है, कहीं ना कहीं हमने ब्रिटिशर्स के बारे में देख लिया, दुनिया के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे जो राजनीतिज्ञ थे
वो लोग इस समय क्या कर रहे थे। तो दिसंबर में 1929 में, जैसे दिसंबर 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था, वैसे ये लाहौर सेशन हुआ है 29 में। वो 21 में स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसलिए वो 20 में हुआ दिसंबर। ये क्योंकि 30 में स्टार्ट हुआ है तो इसलिए ये मतलब 30 की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है तो इसलिए 29 का दिसंबर है ना एंडिंग। तो यहाँ पे लाहौर सेशन हुआ था प्यारे बच्चों, और जब भी कांग्रेस का सेशन होता है तो उसका कोई एक प्रेसिडेंट बनता है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय उसके प्रेसिडेंट थे, जो वो जो ये आपको मैप के लिए भी है और ये आपको वैसे भी समझना है, क्योंकि इससे मैं आपको कुछ और रिपब्लिक डे जो हम बनाते हैं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था 1949 को, वो हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लाहौर सेशन जब हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं, हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड इन्होंने लाहौर सेशन में रखी थी। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने साथ में 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ 1929, 31 दिसंबर, अगर आप एग्जैक्ट डेट इसकी 19 दिसंबर है जो सेशन हुआ था, और इन्होंने यहीं पे ये कहा था कि 31 को हम एक झंडा अनफोल्ड करेंगे जो गांधी जी ने रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी है उसके किनारे भारतीय तिरंगा, जो उस समय का आज वाला नहीं, जो उस समय जो हमारा तिरंगा था जिसमें चरखा भी था, तो उसको कहीं ना कहीं अनफोल्ड किया गांधी जी ने, राइट। और साथ में शपथ ली और साथ में ये बताया कि हम 26 जनवरी को 1930 में, देखो आप ध्यान दें 29 के बाद हम कहाँ आ गए 30 में, तो यहाँ पे हम दिसंबर, देखो अक्टूबर दिसंबर है ना, और ये वाला भी अक्टूबर है 24 अक्टूबर, तो अक्टूबर के अब हम कहाँ जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डेट जो हम 1930 में करेंगे, दैट इज 26 जनवरी, और वो आप सबको पता भी है, उस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, जैसा कि आपकी प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बावजूद भी हमने 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू क्यों किया, क्योंकि ये जो जवाहरलाल नेहरू ने या जो महात्मा गांधी जो उनके साथ थे, उन्होंने जो एक ऐलान किया था उस डे के सम्मान में, क्योंकि हमने जो 31 में जब अनफोल्ड किया था झंडा, साथ में हमने शपथ ली थी कि हम 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस बनाएंगे के तौर पे बनाएंगे, तो उसी चीज को कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए 2 महीने का हमने वेट किया था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, राइट। तो अब पहली डेट क्या देख रहे हैं आप, 26 जनवरी है ना, तो यानी कि क्या हुआ, 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया फर्स्ट एज अ इंडिपेंडेंट डे के तौर पर। फिर लेकिन यहां पर आपको अब थोड़ा इसको चित्रात्मक करने की कोशिश करें आप, कि नेहरू जैसे कद्दावर नेता, महात्मा गांधी जैसे बहुत ही विख्यात नेता, और उनके साथ में और भी बहुत सारे नेता थे 26 जनवरी को, लेकिन वहां पर बस 200 या 250 लोग ही आए थे। आप समझ रहे हैं, पूरे भारत को जो डिनोट कर रहा है, जो पूरे भारत का संचालन कर रहा है, जब वो कोई चीज बोल रहे हैं तो उनके उसमें सिर्फ 200-250 लोग, तो मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी को फील हुआ कि यार ये तो ना सिक्का चला नहीं कहीं ना कहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तभी गांधी है। तो उन्होंने 31 जनवरी को, सेम ईयर आपको देखो बेटा, हम 30 तक कर रहे हैं टाइमलाइन, अब तो 30 तक आके ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी जो हमने ये स्टार्ट की है, राइट। तो 31 जनवरी को गांधी जी ने एक लेटर लिखा, किसको, लॉर्ड इरविन को, क्योंकि वही गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने उसमें 11 डिमांड्स रखी, और 11 डिमांड्स में से, और वो जो 11 डिमांड थी प्यारे बच्चों, मैं भी आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट इज सॉल्ट, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, सिख भी खाता है, अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, आदमी भी खाता है, औरत भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं और बूढ़े भी खाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं, और साथ में जो बाकी डिमांड्स थी उसमें जो पीसेंट्स हैं उनके लिए अलग, फार्मर्स के लिए अलग है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग, प्लांटेशन वर्कर के लिए अलग, तो सभी वर्गों का जो कॉमर्स, जो इंडस्ट्रीज में जो ज्यादा वो थे, उनको भी ध्यान में रखते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को ये लगे कि ये हमारा आंदोलन है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं, ताकि एक यूनिटी बन जाए। तो उन 11 डिमांड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी प्यारे बच्चों, दैट वाज सॉल्ट, द सॉल्ट एक्ट का एवोल्यूशन। अब सॉल्ट एक्ट क्या है प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो देखा था 1859 में, उसी समय एक और एक्ट गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पास किया था, जिसमें कहा था उन्होंने कि सॉल्ट बनाने की जो पावर है
वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, यानी कि उनकी मोनोपोली हो गई, है ना, यानी कि जो वही सिर्फ उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों, नमक बनाना, इसमें अगर इंसान ना भी बनाए तो भी नमक ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है और उसमें धूप लग जाए, सूख जाए, तो वो नमक वहां इकट्ठा हो जाता है। तो ये इतना आसान प्रोसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग खुद नहीं बना पा रहे थे, जबकि हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारा सब कुछ, लेकिन बनाएगा कौन? ब्रिटिशर्स। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को बहुत काफी मतलब महंगा बेचते थे वो सॉल्ट को, जो कि फ्री की चीज थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अटेंशन क्रिएट किया उन्होंने कि यार ये तो खत्म होना ही चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और इसलिए गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस दांडी मार्च स्टार्ट की थी, जो कि आपको पता है 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी। अब हम उसका बैकग्राउंड फिर दोबारा से देख लेते हैं। जो 11 डिमांड्स जो भेजी थी लॉर्ड इरविन को, साथ में गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया था। अगर 11 मार्च 1930 सेम ईयर 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो हम एक कंप्लीट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और वो लॉन्च करेंगे तो उसके बाद मतलब या तो आर या पार। तो लॉर्ड इरविन को लगा अरे यार ये मतलब क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, मतलब बहुत लाइटली ले लिया, कोई नेगोशिएशन नहीं की। तो इसलिए गांधी जी ने अपनी फेमस जो यात्रा है वो 12 मार्च को शुरू की। अब आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 12 मार्च को उन्होंने शुरू की। ध्यान से देखेंगे आप, यहीं पे आप इसको कोरिलेट करेंगे जिस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने साबरमती से दांडी, दांडी जो है वो एक जगह है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो आप लोकेशन देख लें, मैप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपको पता है ये गांधीनगर है, गांधीनगर के नीचे जो है बिल्कुल यहाँ पर अहमदाबाद है ना, और गांधीनगर के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अगर आपसे मैप की लोकेशन पूछी जाए तो आप गांधीनगर के आसपास ही लगाएंगे, अहमदाबाद पूछा जाए या साबरमती, क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो साबरमती है वो ऊपर है और अहमदाबाद जो है वो नीचे है। साबरमती से गांधी जी ने नवसारी तक, ये देखेंगे आप यहाँ पे नवसारी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा, ये रहा मेरी फिंगर के पास, यहाँ नवसारी। यहां पर एक जगह है दांडी, ठीक है, जो दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, क्योंकि दांडी तक वो गई थी साबरमती से। अब गांधी जी ने दांडी मार्च अपनी शुरू की 78 वॉलंटियर्स के साथ, जो उनके बिल्कुल ट्रस्टी वॉलंटियर्स थे। कितने, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन इंपोर्टेंट, 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने 240 माइल्स चले थे वो, ध्यान रखेंगे माइल्स बोल रहा हूं, 240 माइल्स उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, जिसमें बीच में 4 डिस्ट्रिक्ट और 48 विलेजेस। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 4 डिस्ट्रिक्ट और 48 विलेजेस को कवर करते हुए, है ना, आपने देखा कहां पर साबरमती और कहां पर, तो बीच में 4 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कवर किए, 48 विलेजेस कवर किए, और 24 डेज में वो कहां पहुंच गए? दांडी, ठीक है। 240 माइल्स 24 डेज, यानी कि एक दिन में वो कितना माइल चले? 10 माइल, ठीक है। और स्टार्ट कब की? 12 मार्च, राइट। तो 12 का डबल 24। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं एक बार इसको लिंक करना है प्यारे बच्चों। बाकी जब क्लास जब स्टार्ट होगी तो मैं ये आपकी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, इट्स वेरी इजी। तो 12 मार्च को शुरू की, कितना माइल चले? 240। एक दिन में कितने चले? 10। और टोटल कितने ट्रस्टी थे जो उनके साथ चले वॉलंटियर्स? दैट इज 78, है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। आपको पता है कहां पर साबरमती और कहां पर दांडी है। दांडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नवसारी में, राइट। तो ये इनकी, और जो ये प्यारे बच्चों गांधी जी को सुनने के लिए बहुत बड़ा जन सैलाब, और सबने खादी पहनी हुई है ना, स्वदेशी को। तो इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत कम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, व्हाइट फ्लोइंग रिवर। क्योंकि आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की खादी सबने डाली हुई और एक हुजूम चल रहा है पूरा, तो ऐसा लगता था जैसे एक व्हाइट यानी कि सफेद एक रिवर फ्लो कर रही है, व्हाइट फ्लोइंग रिवर। तो दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट फ्लोइंग रिवर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेस बनाने की कोशिश की। पहले बच्चों लॉर्ड इरविन का टाइम आपको याद रखना है 1926 से 31। 26 जनवरी सेलिब्रेटेड, 31 जनवरी गांधी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन। 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया, और 12 मार्च से उन्होंने फेमस दांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने इनको कहीं ना कहीं घास नहीं डाला। तो 6 अप्रैल को वो वहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो पहुंचे कब? 24 डेज लगे उनको, है ना। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 6 अप्रैल को ये 1930 में रीच
एंड सेरेमोनियली का मतलब एक ऐसा होता है ना कि कोई भी नेता जो होता है, बड़ा नेता होता है, वो पेड़ जब लगाता है तो उसको दिखाया जाता है ताकि वो एक तरीके से सेरेमोनिकली कि भाई बाकी लोग भी इसको करना शुरू कर दें। तो उन्होंने क्या किया, पानी को लिया और बॉयल किया उसको, है ना, उसको धूप की उसमें नहीं, बॉयल किया और बॉयल करने के बाद सॉल्ट बनाया, और जिससे माना जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्ट हुआ। तो यानी कि आपको याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस कब शुरू हुआ, दैट इज 6 अप्रैल 1930। कब स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस? स्टार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो क्या है कि भाई वहां पे तो सिर्फ हमने सहयोग नहीं किया था, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, उनके कानून को भी तोड़ दिया है। तो दिस इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें आगे हम देखेंगे कि वही जैसे हमने डिफरेंट स्ट्रैंड्स में देखा था कि कहाँ के लोग इन्होंने किस तरीके से इसको लिया, और कुछ इसमें ट्विस्ट्स आप देखेंगे लॉर्ड इरविन और गांधी जी के और राउंड टेबल वाला। So this is all about this skeleton part, my dear sons and daughters. This is for your click. God bless you all. Love you all.